मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पीटर नाम के एक आदमी को जो कि अपनी बेटी सलीन के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। वो बोलता है कि मिरर में देखना काफी मुश्किल होता है, वो देखने के लिए जो हम हैं और जो हम बनना चाहते हैं। वो आगे ये कहता है कि वो इन पर्सन गुड बाय बोलना चाहता था, लेकिन वो चाहता है कि सलीन उसको वैसे याद रखे जैसे कि वो जानती थी, और अगर सब कुछ सही हुआ तो ये गुड बाय भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर उसको कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर थी। खैर वो उसको बताना चाहता है कि जब एक दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं तब दूसरी दुनिया के दरवाजे ओपन हो जाते हैं। अब पीटर पास में रखे हुए खून से भरे बोल से अपने चेहरे पर ब्लड लगाता है और बाहर गार्डन में जाता है जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग थे और वो किसी कल्ट के जैसे ड्रेस्ड अप हो रखे थे। वो सभी लोग अब वहाँ पर रखे हुए एक आईने के पास में जाते हैं और अपनी प्रेयर्स करते हुए और आईने के सामने ये बोलते हैं कि उनकी ऑफरिंग्स को एक्सेप्ट करें। अब पीटर ये बोलता है कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया में हम चीजें लेते हैं और देते हैं और हम ओल्ड एंड न्यू गॉड्स के लिए हम्बल हैं, और ऐसा कहते ही वो मिरर ग्लो करने लगता है, यानी कि वो आईना चमकने लगता है। और वो आदमी ये बोलता है कि डोर ओपन हो चुका है और अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रीचर जो कि एक दूसरे रेल्म का गॉड होता है वहाँ पर आता है और वो आदमी उसे खुद को सौंप देता है, यानी कि पीटर खुद को सौंप देता है, जिसको वो क्रीचर खा लेता है और सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर अब हम देखते हैं सलीन और उसके बॉयफ्रेंड रिचर्ड को, और वो अपने फादर की वही टेप्स को सुन रही होती है जो कि उसको मिली थी, और अपने फादर की डेथ से वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी, जिसको रिचर्ड संभालता है। और यहाँ पर उनको ये नहीं पता था कि पीटर की डेथ हुई कैसे थी, बल्कि उनको यही लगता है कि पीटर ने अपनी बीमारी की वजह से खुद को खत्म कर लिया होगा, क्योंकि ऐसी ही खबर उनको दी गई थी। और पीटर को स्टमक कैंसर था, जिसकी वजह से ही उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा यहाँ पर बताया गया था। रिचर्ड अब सलीन को संभालता है और वो दोनों ही उसके फादर के घर यानी कि पीटर के घर जाने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों अपने दो और दोस्तों को लेते हैं जो कि कपल थे, जिनके नाम होते हैं अप्रैल और निक, जिनके साथ में वो जाते हैं सीधा पीटर के घर पर। वो लोग अब घर पर पहुंच जाते हैं और सलीन घर का डोर नॉक करती है, लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। तो पीछे की साइड से जाकर वो देखने लगती है तो जमीन पर एक मरा हुआ रैबिट यानी कि खरगोश पड़ा हुआ था, जिससे कि वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। लेकिन तभी घर की हाउसकीपर एडा उसके पास में आती है और उसको वेलकम करती है। वो खरगोश के बारे में ये बताती है कि उसकी बिल्ली ने उसको मार दिया होगा और यहाँ पर ले आई होगी और वो इसको जल्दी से जल्दी साफ करेगी। खैर रिचर्ड भी उनके पास में आ जाता है और वो लोग थोड़ी बहुत बात करके घर के अंदर चले जाते हैं। सलीन थोड़ी सी परेशान और दुखी थी एज वो इतने सालों तक अपने डैड से दूर रही और उसकी मदर की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी, और रिचर्ड उसको समझाता है और संभालता है। अब वो घर के अंदर जाने लगते हैं तो उसे कुछ और मरे हुए खरगोश गार्डन में मिलते हैं और वो उनको देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और एक को लेकर घर के अंदर चला आता है। वो उस मरे हुए खरगोश को निक को दिखाता है और उससे बोलता है कि निक ने तो काफी हंटिंग करी है, तो वो देखे कि इन खरगोशों के कट्स किसी कैट के कट जैसे हैं या फिर किसी और के। यहाँ पर वो ये सोचता है कि ये किसी नाइफ के जैसे लग रहे हैं और यहाँ पर कोई भी कैट उनको दिखाई नहीं दी है, जिस पर निक ये बोलता है कि वो ऐसे परेशान ना हो, ये काम किसी और जानवर का भी हो सकता है। खैर अप्रैल अब एक रूम में जाती है जहाँ पर कुछ क्रीचर्स की पेंटिंग्स रखी हुई थी, जिनमें एक दो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखे थे, और तभी वहाँ पर एडा आकर ये बोलती है कि हमारी दुनिया के अलावा भी एक और डायमेंशन है, और वो जो डायमेंशन यानी कि दुनिया है वो हमारे पैरेलल ही बसी हुई है, जहाँ पर ओल्ड गॉड्स और डिएटीज पाई जाती हैं, और लेजेंड्स के अनुसार वही हमारी दुनिया के रियल क्रीचर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, और वो इंतजार में है कि कब वो हमारी रियलिटी में आ जाएं। अब इतना सब बोलने के बाद में वो हंसने लगती है और बोलती है कि ये सब फालतू की बातें हैं, और अप्रैल भी उसकी बातों को मजाक में ही लेती है। लेकिन तभी वो आगे ये बोलती है कि ऐसा हो भी सकता है कि हमने खुद को उनकी फूड चेन से बाहर निकाल लिया हो और इसलिए ही वो इस दुनिया में आना चाहते हैं। साथ ही साथ वो उसको भी जानती है जो कि उनके आने से बहुत खुश होगा, और अप्रैल बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि उनके आने के बाद में दर्द और दुख जैसी चीजें मैटर ही नहीं करेंगी। और ये सारी बातें जो होती हैं वो काफी क्रिप्टिक थी, तो ऑब्वियसली ये अप्रैल को समझ में नहीं आता। अगले सीन में हम देखते हैं सलीन को जो कि बाथटब में थी और उसको अब कोई आहट सुनाई देती है और बाहर कोई शैडो दिखाई देती है, यानी कि कोई परछाई वहाँ पर थी। वो बाहर आकर देखती है तो पास रखी हुई बुक शेल्फ से बुक्स अपने आप ही नीचे गिर जाती हैं, जहाँ पर उसे अपने डैड की एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें वो आईना बना हुआ था, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। साथ ही साथ उसे कमरे के अंदर कोई अजीब सी आहट और प्रेजेंस फील होती है, लेकिन तभी अचानक से ही सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब रिचर्ड उसे बुलाने आता है और वो लोग पूल में जाते हैं और चारों लोग मस्ती करने लगते हैं और काफी ड्रिंक भी करते हैं। खैर कुछ ही देर के बाद में अप्रैल अपने रूम में जाकर सो जाती है और रिचर्ड की भी वहीं आंख लग जाती है, लेकिन तभी निक और सलीन पूल में ही थे और निक सलीन के करीब आने लगता है, जिससे कि वो काफी अनकंफर्टेबल होने लगती है और हम पूल के पास किसी शैडो को यानी कि परछाई को देख पाते हैं। निक अब सलीन के करीब आने लगता है गलत इंटेंशंस के साथ में, जिसको वो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक रिचर्ड की नींद खुल जाती है, जिससे निक वहीं
वहीं पर रुक जाता है। खैर अगले सीन में सलीन अप्रैल के पास में जाती है और अप्रैल वहाँ पर रो रही थी, तो वो उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर वो ये बोलती है कि उसका बचपन में एक्सीडेंट हो गया था जिससे उसके हाथ में काफी ज्यादा चोट आई थी और तब से उसके हाथ में अक्सर दर्द रहता है और एक बड़ा सा घाव उस एक्सीडेंट का उसके हाथ पर है, जिसके बारे में वो किसी को बताना पसंद नहीं करती क्योंकि इससे उसके बॉयफ्रेंड या फिर बाकी लोग उसको ब्रोकन समझेंगे, जो कि काफी अजीब था। खैर सलीन उसको संभालती है और उसे निक की हरकतों के बारे में बता देती है, जिससे गुस्से में अप्रैल निक से बहुत ही ज्यादा झगड़ा करने लगती है क्योंकि उसको ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात को रिचर्ड और सलीन सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और वो थोड़ी सी परेशान थी एज वो ये घर बेचने आई थी, लेकिन उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था, जिस पर रिचर्ड उसको समझाता है कि वो परेशान बिल्कुल भी ना हो और वो लोग इस घर को नहीं बेचेंगे तो इतने बड़े घर को मेंटेन वो कर भी नहीं पाएंगे और घर बेचकर सलीन मूव ऑन जरूर करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने डैड से दूर जा रही है, तो वो परेशान बिल्कुल भी ना हो। खैर वो दोनों सो जाते हैं और सलीन को नाइटमेयर आता है जहाँ पर वो घर के गार्डन में थी और कल्ट के लोगों के बीच से चलकर उसी आईने के पास में वो आ जाती है और उसे देखने लगती है जो कि चमक रहा था और उसके अंदर से कोई क्रीचर अपने हाथ बाहर निकालने लगता है और दूसरी दुनिया में बहुत से ओल्ड गॉड्स भी उसको दिखाई देते हैं, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो रूम में किसी की प्रेजेंस को फील करती है और अब बेडशीट अपने आप ही हवा में फ्लोट करने लगती है और हम वहाँ पर खड़े हुए एक ओल्ड गॉड को देख पाते हैं और अब सलीन इससे बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जोरों से चिल्लाने लगती है, जिससे कि रिचर्ड की नींद खुलती है और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद में सलीन खुद को संभालती है। अब वो बाहर आकर अपने डैड की उसी किताब को देखती है जिसमें किसी अलग ही एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था और वहाँ पर उस आईने के बारे में भी कुछ था और साथ ही साथ खरगोशों के सैक्रिफाइस के बारे में भी उस किताब के अंदर मेंशन था, यानी कि ये सभी चीजें किसी रिचुअल का पार्ट थी। वो उस किताब में लिखे हुए कुछ टेक्स्ट को ट्रांसलेट करती है तो ये वही प्रेयर्स थी जो कि मूवी की स्टार्टिंग में पीटर ने पढ़ी थी, जिसका मतलब था कि हम दूसरी दुनिया से चीजें लेते हैं और देते हैं। वो इस किताब को पढ़ी रही थी कि तभी उसकी नजर गार्डन में पड़ती है तो कल्ट के कुछ लोग निक को पकड़कर कहीं पर ले जा रहे थे और वो गार्डन में आती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और उसे एडा वहाँ पर बैठी हुई मिलती है। वो उससे बोलती है कि उसने निक को देखा था, जिस पर एडा ये कहती है कि यहाँ पर तो निक था ही नहीं और वो कुछ टाइम पहले ही कहीं पर चला गया है, लेकिन वो ये बोलती है कि उसने निक को देखा है, जिस पर वो ये कहती है कि ये उसका वहम होगा और कुछ नहीं। अब सलीन उससे अपने डैड के बारे में पूछती है कि उन्होंने ऐसा बोला था रिकॉर्डिंग में कि सलीन उनको वैसे ना देखे जैसे वो अब हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, क्या वो बीमार थे, जिस पर वो बताती है कि जब पीटर मरे थे तब उनकी हालत ठीक नहीं थी और उनको स्टमक कैंसर था, लेकिन उसने जो भी किया अपनी शर्तों पर किया। और सलीन जेनस के बारे में पूछती है क्योंकि उसके फादर की किताब में उसका जिक्र था, जिस पर एडा ये बताती है कि वो और पीटर मानते हैं कि हमारी दुनिया का एक और डायमेंशन है और जेनस उस दूसरी दुनिया का एक कीपर है जो कि हमारे दुख को खुशियों में बदल सकता है, कैद को आजादी दे सकता है। वो सबके बारे में जानता है, सलीन को, पीटर को, निक, अप्रैल, वो सबको समझता है और वो हर चीज जो कि उनको सही नहीं लगती जेनस उस चीज को ले लेगा और वो कुछ बदल सकता है। हमें बस जरूरत है डोरवे को पार करने की और पीटर मरा नहीं है बल्कि दूसरी दुनिया में इंतजार कर रहा है और ये सब बातें सलीन को समझ में नहीं आती और एडा ने ये सारी क्रिप्टिक लैंग्वेज वाली बातें अप्रैल से भी कही थी। अगली सुबह रिचर्ड सलीन को जगाता है और बोलता है कि उसने लगभग घर का सारा सामान पैक कर दिया है और अप्रैल अब घर जा रही है, तो सलीन उससे मिलने जाती है। वो दोनों थोड़ी बहुत बात करती हैं और अप्रैल वहाँ से चली जाती है क्योंकि निक कल रात को ही घर चला गया था और ऐसा एडा का कहना था। खैर अप्रैल एक कैब से वहाँ से निकल जाती है, लेकिन मेन गेट पर उसी कल्ट के लोग कैब ड्राइवर को रोक देते हैं और उसको भी पकड़ लेते हैं और कहीं पर ले जाते हैं। इधर रिचर्ड को सामान पैक करते हुए इस घर के पेपर्स मिलते हैं और शॉकिंगली इन पेपर्स के अकॉर्डिंग ये घर पीटर ने एडा के नाम कर दिया था। जी हाँ, यानी कि अपनी बेटी को छोड़ के एडा के नाम पर, जो कि काफी वियर्ड है। अब वो ये पेपर सलीन को दिखाता है और वो ये बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता और डैड ने आखिर ऐसा किया क्यों होगा, जिस पर रिचर्ड बोलता है कि हो सकता है कि एडा ने ये घर खरीदा होगा, जिस पर वो ये कहती है कि वो इतनी अमीर नहीं है और यहाँ की कीपर है, जिस पर वो ये कहता है कि शायद से उनका अफेयर हो सकता है, लेकिन उसका ये कहना था कि ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एडा मैरिड थी और डैड मॉम से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। सलीन काफी परेशान हो जाती है और रिचर्ड उसको समझाने की कोशिश करता है और वो उस पर ही भड़क जाती है और तभी वो निक के बारे में बताती है कि उसने कल निक को गार्डन में देखा था, मतलब वो कहीं पर भी नहीं गया है। लेकिन रिचर्ड उसे निक की सोशल मीडिया की स्टोरी दिखाता है जिसमें वो फन कर रहा था अपने घर पर और अब वो ये बोलता है कि सलीन काफी परेशान है और उसको आराम की जरूरत है, जिस पर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि रिचर्ड उसको पागल समझने लगा है। अब वो गुस्से में बाहर गार्डन में चली जाती है और उसके सामने ही वो आईना रखा हुआ था और वो काफी ज्यादा वियर्ड सा आईना था। वो उस आईने के पास में जाती है जिसके आसपास जमीन पर खून पड़ा हुआ था, यानी कि
कि यहाँ पर पक्का इनडायरेक्टली कोई रिचुअल चल रहा था। और वो मिरर में देखती है तो शॉकिंगली उसके अंदर पीटर खड़ा हुआ था, यानी कि उसका डैड। जी हाँ, और वो ये कहती है कि वो जिंदा है और ये सब कैसे, जिस पर वो ये कहता है कि सलीन उसके पीछे प्रेयर को रिपीट करे। और वो वैसा ही करती है, जिसके अगले ही पल वो पीटर के पास दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, यानी कि दूसरे डायमेंशन में। वहाँ पर उसको अपनी माँ की भी आवाज आती है और वो पीटर से बोलती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिस पर वो ये कहता है कि यहाँ पर चीजों को समझना नहीं होता बल्कि एक्सेप्ट करना होता है। और ये दुनिया बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 हिस्सों से मिलकर बनी है और उनका एक्सेस सिर्फ एक ही हिस्से में है। वो आगे ये बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा सिक था और उसका कोई भी इलाज नहीं था। और तब जाकर उसको एक रास्ते के बारे में पता चला, यानी कि जेनस के बारे में, जो कि 2 दुनियाओं के बीच का एक गार्डियन है। और उसने पीटर को मौका दिया फिर से शुरुआत करने का और अपनी बॉडी के बदले में वो अपनी वाइफ के साथ रह सकता था। जिस पर सलीन पूछती है कि इसलिए उसने घर भी दे दिया, जिस पर वो ये कहता है कि ये घर जेनस को चाहिए था, एक ऐसी जगह के तौर पर जहाँ पर वो यहाँ फ्रीली घूम पाए। यानी कि अब तक हम और सलीन जिस एंशिएंट गॉड की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि जेनस है। और ये सारे रिचुअल्स उसी के लिए हो रहे थे, बेसिकली एक सैक्रिफाइस के रूप में बेटर वर्ल्ड के लिए। वो आगे ये बोलता है कि सलीन दुख से बाहर ही नहीं आ पाई है और अपने मरे हुए फादर के लिए यहाँ पर आ गई है, और ऐसा ही उसने सोचा था। और अब हम और सलीन समझ पाते हैं कि ये पीटर नहीं बल्कि कोई और ही है। वो आगे ये कहता है कि उसने अपनी बॉडी देनी चाहिए, लेकिन जेनस समझ गया कि पीटर की बॉडी बेकार है, यानी कि उसको कैंसर है और उसकी किसी काम की नहीं है, और उसको एक प्योर सोल वाली बॉडी चाहिए और उसको सलीन चाहिए होगी। और उसके बच्चे किसी प्रिजन में बंद हैं। जी हाँ, यानी कि इस एंशिएंट गॉड के बच्चे भी हैं जिन्हें उसको आजाद करना है इन सैक्रिफाइसेस के जरिए। अब ये सुनकर सलीन काफी परेशान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर बड़े बड़े इंसेक्ट उड़ते हुए दिखाई देते हैं जो कि हमारी दुनिया के तो नहीं थे। और दूर जाने पर बाहर उसे वही दूसरा डायमेंशन दिखाई देता है और पीटर उसके पास आकर बोलता है कि अब उसे इन दोनों दुनियाओं को आपस में मिलाना है, यानी कि उसको रियल अर्थ दिखाई दे रही थी। और वो सलीन को तभी स्टैप कर देता है और उसका रूप ले लेता है। मीन्स अब इस एंशिएंट गॉड जेनस ने सलीन की बॉडी को ले लिया है और रियल सलीन यहीं पर मारी जाती है। और अब से जब हम सलीन के बारे में बात करेंगे तो वो कोई और नहीं बल्कि यही एंशिएंट डीटी है जो कि है जेनस। और इस जेनस ने ही पीटर का भी रूप लिया हुआ था सलीन को लुभाने के लिए। खैर, अब सलीन के रूप में जेनस यहाँ पर आ जाता है और रिचर्ड को कैद कर देता है। और जब उसको होश आता है तो वहाँ पर अप्रैल और कैब ड्राइवर भी बंधे हुए थे। सलीन वहाँ पर आकर ये बोलती है, यानी कि जेनस वहाँ पर आकर ये बोलता है कि वो लोग उसके बच्चों के लिए गिफ्ट बनेंगे। और वो उस ड्राइवर को स्टैब करके उसका खून निकाल लेती है। और एडा जो कि इस कल्ट की मेंबर थी वो अपने मालिक का हर एक हुक्म मान रही थी और वो उन लोगों के चेहरे पर खून लगा देती है और उन्हें ऑफरिंग्स के लिए रेडी करती है। अब वो सभी लोग बाहर आते हैं और कल्ट के लोग अपनी प्रेयर्स करने लगते हैं और एक बहुत ही बड़ा क्रीचर गॉड वहाँ पर आता है और सब उसे देखने लगते हैं। और मौका पाकर रिचर्ड अप्रैल को लेकर वहाँ से भागकर वुड्स में ले जाता है और इधर वो क्रीचर सीधा एडा को ही खा लेता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर कोई और नहीं था तो उसने एडा को ही खा लिया। अब वुड के अंदर कल्ट के मेंबर्स उन्हें पकड़ने आते हैं, लेकिन वो दोनों उनसे बच जाते हैं और रिचर्ड कुछ लोगों को जान से भी मार देता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहीं पास में ही आईना रखा हुआ था और वहाँ से कोई क्रीचर अप्रैल को अंदर खींच लेता है, जिसको रिचर्ड बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। साथ ही साथ उसे वहाँ पर पास में ही पड़ी हुई निक की लाश भी मिल जाती है, यानी कि निक कहीं पर भी नहीं गया था, वो यहीं पर था और मारा गया था। बात करें उसकी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर भी पक्का इन क्रीचर्स का ही कुछ ना कुछ हाथ होगा। अब उसके पास सलीन आती है और वो बोलती है कि उसका सबसे फेवरेट सन कतूलू गॉड ऑफ द सी आजाद हो गया है। जी हाँ, यहाँ पर कतूलू का भी वर्णन है। तो HP लवक्राफ्ट की स्टोरीज के अंदर और कहानियों के अंदर जितनी भी यहाँ पर क्रीचर्स हैं उनके बारे में दिखाया गया है कि उनका वर्ल्ड यहाँ पर अलग है, यानी कि उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच में ये गेटवे है जो कि आईना है। और वहाँ पर ढेर सारे ऐसे क्रीचर्स रहते हैं और उनको आजाद कराने के लिए ही यहाँ पर ह्यूमन सैक्रिफाइसेस चाहिए और जेनस यही कर रहा था, अपने बच्चों को आजाद करवा रहा था। अब कुछ मेंबर्स रिचर्ड को पकड़कर गार्डन में ले आते हैं और सलीन भी वहाँ पर आती है जो कि जेनस थी और बोलती है कि अब समय आ गया है और उसके 2 फेसेस एक साथ होने वाले हैं, जिसके साथ ही उस मिरर से कोई क्रीचर निकलता है और उसके साथ में इंटीमेट होने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। अब यहाँ पर मेरी एक थियोरी ये कहती है कि दूसरे डायमेंशन में जेनस ने सलीन को पजेस कर लिया होगा और इस दुनिया में आ गया होगा और हमको ऐसा दिखाया गया था कि वो काइंड ऑफ एक डॉपलगैंगर बन गया था। या फिर ये हो सकता है कि जेनस का यहाँ पर इससे कुछ रिश्ता होगा इसलिए इंटीमेसी वाला सीन आया होगा, या फिर ये खाली 2 दुनियाओं को जोड़ने के लिए था और यहाँ पर ये चीज करी गई। खैर, यहाँ पर वो ये कहता है कि अब 2 फेसेस एक हो जाएंगे और 2 दुनिया भी एक हो जाएंगी, लेकिन इसी बीच
इंजर्ड मेंबर्स को मारकर नाइफ को छीन लेता है और उस क्रीचर को रोक देता है और खुद को जान से मार देता है। अब इससे होगा ये कि ऑफरिंग में बाधा आ जाएगी और रिचुअल पूरा होगा नहीं और दो दुनियाएं मिल नहीं पाएंगी। इसी के साथ में द ऑफरिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द ऑफरिंग मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये HP लवक्राफ्ट वाली मूवी पसंद आई होगी। अब बात करें उस आईने के बारे में तो शायद से वो एक पोर्टल होगा जो कि उस दुनिया से इस दुनिया में आने का एक रास्ता होगा, जो कि कुछ मंत्रों और रिचुअल के जरिए ही और सेक्रीफाइस के जरिए ही खोला जा सकता है। लेकिन इन क्रीचर्स का और जेनस का अल्टीमेट मकसद था हमारी दुनिया में आना, क्योंकि वो भी जानते थे कि उनकी दुनिया उतनी बढ़िया नहीं है और हमारी दुनिया के अंदर आने पर उनको ढेर सारा खाना यानी कि इंसान मिल जाएंगे और उनको राज करने के लिए एक नई धरती मिलेगी। और नई शक्तियों का बहाना देकर, नई दुनिया का बहाना देकर वो इंसानों को फंसा रहे थे और अपने कल्ट के अंदर शामिल कर रहे थे, क्योंकि इन क्रीचर्स के पास में टेलीपैथी वगैरह की पावर्स होती हैं। ये आपके माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।